26 नवंबर 2008 रात को करीब 9 बजे मुंबई अचानक से गोलियों की आवाज़ से गूंज उठता है। स्टेशन, होटल, सड़कें, हर जगह अफरा तफरी मच जाती है। लोग भाग रहे थे, कुछ छिप रहे थे, कुछ भागते हुए लोग अचानक से गिर रहे थे। वो किसी से टकराने की वजह से नहीं, बल्कि गोली लगने की वजह से। मुंबई में एक ऐसा टेररिस्ट अटैक हुआ था जिसका हर एक सेकंड कहीं दूर बैठकर कंट्रोल किया जा रहा था। मुंबई के सबसे भीड़ भाड़ वाले इलाके जैसे CST रेलवे स्टेशन, ताज होटल, ओबरॉय और नरीमन हाउस, शहर 60 घंटों तक लगातार डर के साए में रहता है। 60 घंटे बाद जब सब कुछ खत्म हुआ तब तक 160 लोग अपनी जान गंवा चुके थे। हमले की शुरुआत में मुंबई पुलिस आतंकियों को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन उनको बहुत ही जल्द इस बात का एहसास हो जाता है कि ये कोई नॉर्मल हमला नहीं है और महाराष्ट्र सरकार समय खराब ना करते हुए रात को 11:30 बजे सेंट्रल गवर्नमेंट से कांटेक्ट करती है और नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स NSG को भेजने की डिमांड करती है। उस समय की मनमोहन सिंह सरकार ने तुरंत ही NSG को मुंबई भेजने का आदेश दिया। उन्हें हरियाणा के मानेसर बेस से मुंबई के लिए एयरलिफ्ट कराया गया। 27 नवंबर की सुबह जैसे ही ब्लैक कैट कमांडो मुंबई पहुंचते हैं, अपनी प्लानिंग के हिसाब से ऑपरेशन ब्लैक टॉर्नेडो लॉन्च करते हैं, जिसमें आतंकियों को आइसोलेट करके न्यूट्रलाइज करने की कोशिश की जाती है। लेकिन जमीन पर हालात उनकी प्लानिंग से कहीं ज़्यादा खतरनाक होते हैं। 200 से ज़्यादा NSG कमांडो अलग अलग ग्रुप्स में डिप्लॉय होकर कई घंटे की मशक्कत के बाद 10 में से 9 आतंकियों को ढेर करने में सफल रहते हैं और एक आतंकी जिंदा पकड़ लिया जाता है, जिसमें मुंबई के तुकाराम ओम्बले शहीद हो जाते हैं। वो आतंकी पकड़े जाने के वक्त अंधाधुंध गोलियां चला रहा था और तुकाराम ओम्बले बिना अपनी जान की परवाह किए उसके सामने खड़े हो जाते हैं और उसकी राइफल को तब तक पकड़े रहते हैं जब तक मौके पर बाकी पुलिस और NSG कमांडो नहीं पहुंच जाते और वो आतंकी जिंदा पकड़ा जाता है। उस आतंकी का नाम था अजमल कसाब, वही कसाब जिसने बाद में पूरी दुनिया के सामने उस सच को उगल दिया जिसने मुंबई को 60 घंटे तक दहलाया था। इस पूरे ऑपरेशन में हमारे 2 जवान शहीद हो जाते हैं, तुकाराम ओम्बले और NSG कमांडर संदीप उन्नीकृष्णन, जिन्हें होटल में हॉस्टेजेस को रेस्क्यू करते समय टेररिस्ट पीछे से गोली मार देते हैं। अजमल कसाब की जब इंटेरोगेशन हुई, उसने एक एक करके वो सब कुछ उगल दिया जो भारत के खिलाफ पाकिस्तान की जमीन पर प्लान किया गया था। हमले की ट्रेनिंग, प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, सब कुछ, यहाँ तक कि हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद का नाम भी। भारत के पास अब वो सारे सबूत थे जो ये साबित करते थे कि हमला हाफिज सईद ने ही कराया है और भारत ने पाकिस्तान को सारे सबूत देते हुए हाफिज सईद के एक्स्ट्राडिशन की डिमांड की। लेकिन पाकिस्तानी सरकार ने सबूतों को कभी स्वीकार नहीं किया और हाफिज सईद को भारत के हवाले नहीं किया। इस हमले के बाद यूनाइटेड स्टेट्स और यूनाइटेड नेशंस ने लश्कर-ए-तैयबा चीफ हाफिज सईद को आतंकी घोषित किया और इंटरनेशनल रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए। पाकिस्तान से उसे गिरफ्तार करके मुकदमा चलाने के लिए कहा गया। अप्रैल 2012 में US ने उस पर $10 मिलियन का इनाम भी रखा। पाकिस्तान ने इंटरनेशनल प्रेशर की वजह से हाफिज सईद पर केस रजिस्टर किया और उसे अरेस्ट किया, लेकिन यह सब महज एक दिखावा था। हाफिज सईद आज भी आज़ाद घूम रहा था, ना तो उसे किसी चीज़ का डर था और ना ही उसके लिए कोई सज़ा थी। इसके बाद 14 फरवरी 2019 को पुलवामा में एक ऐसा टेररिस्ट अटैक होता है जिसमें एक सुसाइड बॉम्बर CRPF के काफिले को टारगेट करता है। इसमें 40 से ज़्यादा इंडियन सोल्जर्स की जान चली जाती है। हमले की जिम्मेदारी पाकिस्तान की टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जैश-ए-मोहम्मद लेती है। भारत ने रिटेलिएट करते हुए 26 फरवरी 2019 को बालाकोट में एयर स्ट्राइक की, जिसमें इंडियन फाइटर जेट्स ने जैश-ए-मोहम्मद का एक ट्रेनिंग सेंटर टारगेट किया था। फिर इसी साल जुलाई में पुलवामा अटैक के बाद पाकिस्तान पर इंटरनेशनल प्रेशर बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया और इसी वजह से उसने हाफिज सईद को दोबारा गिरफ्तार किया। पाकिस्तान फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF की ग्रे लिस्ट पर था और उसे सख्त हिदायत दी गई कि अगर उसने अक्टूबर 2019 तक टेरर फंडिंग के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया तो उसे ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा। 2019 में हाफिज सईद की गिरफ्तारी के बाद उसे दोषी ठहराया गया और 31 साल की जेल की सज़ा हुई। सज़ा सुनाई जाने के बाद भी हाफिज सईद जेल में नहीं था, बल्कि एक घनी आबादी वाले एरिया में रहता रहा। पाकिस्तान की सरकार और पाकिस्तान की आर्मी उसे लगातार प्रोटेक्शन देती रही। 2020 और 21 के बीच में इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज इंक्लूडिंग रॉ कुछ टेक्निकल इंटेलिजेंस इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। इस इन्फॉर्मेशन में उन्हें 26/11 मुंबई अटैक के मास्टरमाइंड हाफिज सईद की एग्जैक्ट लोकेशन पता लग जाती है कि वो लाहौर के जौहर टाउन में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू हाउसिंग सोसाइटी में रहता है। इतनी सटीक इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद रॉ के चीफ सामंत गोयल भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को अप्रोच करते हैं और पाकिस्तान में एक ऐसा ऑपरेशन करने के लिए बोलते हैं जिससे 26/11 के मास्टरमाइंड से बदला लिया जा सके। रॉ चीफ सामंत गोयल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, होम मिनिस्टर अमित शाह और NSA अजीत डोभाल की सहमति के बाद ऑपरेशन की प्लानिंग शुरू कर। इस ऑपरेशन की शुरुआत भारत में नहीं बल्कि भारत से हजारों किलोमीटर दूर दुबई में होती है और यहाँ से इस कहानी का सबसे खतरनाक हिस्सा शुरू होता है।
कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक दुबई की जेलों में एक ऐसे पाकिस्तानी आदमी की तलाश की जाती है जो किसी छोटे मोटे अपराध में बंद हो। कई दिनों की तलाश के बाद नावेद नाम का एक व्यक्ति मिलता है। उसे जेल से बाहर निकाला जाता है और पाकिस्तान जाने के लिए कहा जाता है। नावेद ना तो सवाल पूछ सकता था और ना ही मना कर सकता था, क्योंकि जिस इंसान ने उसे आज़ादी दिलाई थी वही इंसान अब उसकी ज़िंदगी कंट्रोल भी कर रहा था। इसके बाद उसे लाहौर के जौहर टाउन भेजा जाता है। ये वही इलाका होता है जहां हाफिज सईद रहता था। नावेद को इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि वो किस खेल का हिस्सा बनने जा रहा है। नावेद को पाकिस्तान भेजने से पहले उसे दुबई में ही कहा गया था कि वो लाहौर के जौहर टाउन में एक घर किराए पर लेगा और वहां से एक कंस्ट्रक्शन बिजनेस शुरू करेगा। बिजनेस की फंडिंग भी तय की गई थी। कहा गया कि ज़्यादातर पैसा उसे बाहर से मिलेगा और थोड़ा हिस्सा उसे अपने आप से लगाना होगा। पाकिस्तान पहुंचने के बाद नावेद ठीक वैसा ही करता है जैसा कि उसे कहा गया था। सब कुछ एकदम नॉर्मल दिख रहा था। काम शुरू होता है और नावेद को छोटे मोटे कॉन्ट्रैक्ट्स भी मिलने लगते हैं और फिर एक दिन उसे ऐसे घर में काम मिलता है जिसका नावेद को रिहा कराने वालों को इंतजार था। यह वही E116 नंबर का घर था जिसमें हाफिज सईद अपनी हाई सिक्योरिटी में रहता था। कुछ दिनों बाद नावेद को एक और काम मिलता है। इस बार एक ऐसी बिल्डिंग में काम मिलता है जो काफ़ी समय से खाली पड़ी हुई थी। ये हाफिज सईद के घर के पास एक 6 मंजिला इमारत थी। जिस इंसान ने नावेद को दुबई की जेल से बाहर निकाला था वही अब उसका बिजनेस पार्टनर भी बन चुका था। नावेद के किराए के घर में बिजनेस की देखभाल के बहाने वो अक्सर अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को बुलाता था। बातों से ये लोग दोस्त और रिश्तेदार ही लगते थे, लेकिन असल में वो इसके साथ काम करने वाले सीक्रेट एजेंट्स थे। अब तक हाफिज सईद के घर की हर चीज़ नोट की जा चुकी थी। कौन आता था, किस समय आता था, कितनी गाड़ियाँ थी, कौन सी गाड़ी कब निकलती है, लगभग सब कुछ। हाफिज सईद की ज़िंदगी का हर एक पैटर्न अब किसी और के पास भी था। कंस्ट्रक्शन के काम के आड़ में ये सब कुछ हो रहा था। इसके बाद एक ऐसी टोयोटा कोरोला कार अरेंज की जाती है जिसका मेक एंड मॉडल बिल्कुल वैसा ही था जैसा हाफिज सईद की टोयोटा कार का था। इस कार को हाफिज सईद के घर पर होने वाले बम ब्लास्ट के लिए यूज़ किया जाना था। उस गाड़ी को उसी 6 मंजिला इमारत में छुपाया गया जहाँ पर नावेद काम कर रहा था। उसके बाद इस गाड़ी में 300 किलो RDX लगाकर उसे एक कार बम में बदल दिया जाता है। नावेद अभी तक इन सारी बातों से अनजान था। ऑपरेशन को आगे बढ़ाने के लिए अब एक आखिरी चीज़ बाकी थी। एक ऐसा इंसान चाहिए था जो इस गाड़ी के साथ खुद को भी ख़त्म कर सके। एजेंट्स की ये तलाश खत्म होती है अफगानिस्तान के उन कैंप्स में जहाँ ह्यूमन बॉम्ब्स तैयार किए जाते हैं। उन्हें सिखाया जाता है कि अगर तुम एक खास मकसद के लिए मरोगे तो तुम शहीद कहलाओगे, तुम्हें जन्नत नसीब होगी। और फिर वहाँ से एक ऐसा ही इंसान चुनकर लाहौर लाया जाता है। अब तक सब कुछ तैयार था, लोकेशन, गाड़ी, एक्सप्लोसिव और वो इंसान भी जो इसे अंजाम देने वाला था। लेकिन एक चीज़ जो अभी भी बाकी थी वो थी नावेद को इसके बारे में इन्फॉर्मेशन देना और तैयार करना, क्योंकि अब तक जौहर टाउन में नावेद को हर कोई जानने लगा था। नावेद से अभी तक जो इंसान डील कर रहा था वो उसे एक कहानी सुनाता है कि कैसे 26/11 मुंबई के हमले में एक बहुत अमीर इजरायली फैमिली मारी गई थी। वो उसे बताता है कि मोसाद अपने दुश्मनों को नहीं छोड़ता है और वो लोग हाफिज सईद से इसका बदला लेना चाहते हैं और उसमें उन्हें नावेद से मदद चाहिए, जिसके बदले में वो नावेद को 10 करोड़ पाकिस्तानी रुपए देंगे और उसके पूरे परिवार को टर्की में शिफ्ट कर देंगे एक बिल्कुल नई पहचान के साथ। नावेद 10 करोड़ का लालच देखकर हाँ कर देता है, लेकिन इस जगह कहानी एक ऐसा मोड़ लेती है जिसकी किसी को कल्पना भी नहीं थी। साल 2021 ईद का समय था। नावेद को जो एजेंट दुबई से अब तक हैंडल कर रहा था वो ईद पर अपने घर जाने की बात करता है। उसके साथ ही उसे समझाते हैं कि ऑपरेशन अपने पीक पॉइंट पर है और वो घर ना जाए, लेकिन वो नहीं मानता है और आखिरकार घर चला जाता है। घर पहुंचने के बाद अचानक उसे तेज बुखार होता है। टेस्ट कराने पर उसकी रिपोर्ट कोविड पॉजिटिव आती है। नावेद से उसका कॉन्टैक्ट टूट जाता है और फिर कुछ ही दिनों में कोविड से उसकी मौत हो जाती है। कोरोना ने उस इंसान को ख़त्म कर दिया था जो इस पूरे ऑपरेशन की सबसे अहम कड़ी था। वह अकेला इंसान था जो नावेद को अभी तक हैंडल कर रहा था। उसके जाने के बाद एक नया आदमी सामने आता है। वो नावेद से पहली बार बात करता है और ख़ुद को उसके पार्टनर का सीनियर बताता है, जो कि एक पाकिस्तानी है और टर्की में रहता है, और कहता है कि अब आगे के इंस्ट्रक्शंस वो खुद देगा। नावेद 10 करोड़ के लालच की वजह से उस पर भरोसा कर लेता है, लेकिन इस बार नावेद काम करने से पहले एक शर्त रखता है कि आगे बढ़ने से पहले मुझे वो 10 करोड़ रुपए चाहिए जिसका उससे वादा किया गया था। नावेद जो अब तक इस खेल को समझ नहीं पाया था, जब वो इजरायली फैमिली वाली कहानी सुनता है तो उसे शक होता है कि वो किसी बिजनेस का पार्टनर नहीं है बल्कि एक बहुत बड़ी साजिश का हिस्सा बन चुका है। वो इसी शक की वजह से किसी भी तरह छुपते छुपाते पाकिस्तानी पुलिस के पास पहुंचता है और सब कुछ बता देता है। इसके बाद जौहर टाउन में हाफिज सईद के घर की सिक्योरिटी कई गुना बढ़ा दी जाती है।
अब जो लोग इस ऑपरेशन को चला रहे थे उन्हें सिक्योरिटी बढ़ने से शक होता है कि कहीं नावेद ने कोई इन्फॉर्मेशन लीक तो नहीं कर ली है, और शायद नावेद अब उनके कंट्रोल में भी नहीं है, और ऑपरेशन को जल्दी से जल्दी खत्म करने का फैसला लिया जाता है और डिसाइड होता है कि 23 जून 2021 सुबह 11 बजे ब्लास्ट किया जाएगा। अब हाफिज सईद की घर की सिक्योरिटी बढ़ा देने के बाद उसके घर तक पहुंचना लगभग नामुमकिन था, तो सोसाइटी के मेन गेट को टारगेट किया जाता है, ये सोचकर कि गाड़ी में इतना एक्सप्लोजिव है कि ब्लास्ट के बाद असर वहां तक जरूर पहुंचेगा जहां वो चाहते थे। और फिर 23 जून ठीक सुबह 11 बजे जौहर टाउन लाहौर में एक टोयोटा करोला कार तेजी से आती है और सोसाइटी के मेन गेट से टकराती है। अगले ही पल एक ऐसा धमाका होता है जो पूरे इलाके को हिला देता है। इस ब्लास्ट में 3 लोगों की जान जाती है और 20 से ज़्यादा लोग घायल हो जाते हैं। इसका असर उस घर तक भी पहुंचता है जहां 26/11 का मास्टरमाइंड हाफिज सईद रहता था। लेकिन इस कहानी का एक बहुत ही कड़वा सच ये है कि वो हाफिज सईद इस ब्लास्ट में जिंदा बच जाता है। ये हमला उसे ख़त्म नहीं कर पाया, लेकिन उसे इस बात का एहसास ज़रूर दिला दिया कि वो अब कहीं भी सुरक्षित नहीं है। इस घटना के बाद उसकी सिक्योरिटी पहले से कहीं ज़्यादा टाइट कर दी गई और उसे इतना डर हो गया कि जून 2021 के बाद उसकी कोई भी पब्लिक अपीयरेंस नहीं हुई। इस पूरे मिशन को ऑपरेशन अलविदा का नाम दिया गया। भारत की खुफिया दुनिया में ऑपरेशन अलविदा एक अकेली कहानी नहीं है, एक ऐसी कहानी भी है जहां एक भारतीय जासूस पाकिस्तान की सेना में घुसकर मेजर बन जाता है और कई सालों तक किसी को कोई शक भी नहीं होता है। पूरी कहानी जानने के लिए ये वाला वीडियो ज़रूर देखिए।